क्या कभी इस अजीब से विरोधाभास पर ध्यान गया है कि मतलब आज हमारे घरों में वाईफाई का नेटवर्क तो हर कमरे में एकदम फुल आता है? हाँ, बिल्कुल आता है। लेकिन अगर हम आपसी बातचीत और भावनाओं के नेटवर्क की बात करें तो वो एकदम कमजोर हो गया है। मतलब जब हमें घर की कल्पना करते हैं तो दिमाग में एक बड़ी गर्मजोशी वाली तस्वीर आती है। एक साझा आंगन या बैठक वाली तस्वीर। एकदम सही, जहाँ शाम को सब साथ बैठे हैं, दिन भर की थकान मिटा रहे हैं, कहीं कोई हंस रहा है, कहीं कोई हल्की फुल्की बहस चल रही है। मतलब एक जीता जागता स्पंदित जीवन। बिल्कुल, एक टिपिकल परिवार का दृश्य। हाँ, लेकिन अगर हम आज के कई आधुनिक घरों का नक्शा देखें या उनकी कार्यप्रणाली देखें तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी घर का नहीं बल्कि किसी एकदम व्यवस्थित कॉर्पोरेट ऑफिस का ब्लूप्रिंट देख रहे हैं, जहां हर कोई अपने अपनी केबिन में बंद है। बिल्कुल, और यही हमारी आज की इस गहन चर्चा का मुख्य विषय है। आज हमारे सामने जो स्रोत सामग्री है उसका नाम है वन वर्ल्ड वन फैमिली, विश्व एक परिवार। बहुत ही दिलचस्प शीर्षक है। तो आज हमारा मिशन इसी बात की गहराई में जाना है कि कैसे हम सुविधाओं की इस अंधी दौड़ में एक ही परिवार का हिस्सा होते हुए भी मतलब एक दूसरे से मीलों दूर हो गए हैं। और मजेदार बात ये है कि ये स्रोत केवल समस्या गिनाकर नहीं रुकता। हाँ, वो सबसे अहम हिस्सा है। ये इस दूरी को मिटाने के लिए एक बेहद अनूठा और गहरा आध्यात्मिक समाधान प्रस्तुत करता है। एक ऐसा समाधान जो सीधे परमपिता या कह लें एक सर्वोच्च सत्ता को हमारे लिविंग रूम की समस्याओं के बीच ले आता है। सही कहा। और यहाँ शुरुआत में ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि हम जिस सामग्री का विश्लेषण कर रहे हैं वो महज कोई समाजशास्त्रीय टिप्पणी नहीं है। कोई बोरिंग लेक्चर नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये लेख मानव मनोविज्ञान, हमारे रोजमर्रा के व्यवहार और एक गहरे आध्यात्मिक दर्शन का एक बहुत ही विचारोत्तेजक संश्लेषण प्रस्तुत करता है। मतलब एक डीप सिंथेसिस है। हाँ, ये केवल यह नहीं बताता कि हमारे घरों का ढांचा बदल रहा है, बल्कि यह गहराई से पड़ताल करता है कि वो क्यों टूट रहा है और उसे एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कैसे फिर से जोड़ा जा सकता है। और हम यहाँ इस स्रोत में दिए गए विचारों का बिल्कुल तटस्थ रूप से विश्लेषण करेंगे ताकि हम इसके पीछे के तर्कों को अच्छे से समझ सकें। तो चलिए बिना देर किए इस पर विस्तार से बात करते हैं। स्रोत के पहले हिस्से में आधुनिक परिवार की जो तस्वीर पेश की गई है वो बहुत ही यथार्थवादी है। एकदम रियल है। लेख के अनुसार आज हर तरफ बस मेरे का एक अनथीन चक्कर चल रहा है। मतलब हर किसी को अपनी स्पेस चाहिए, प्राइवेसी चाहिए। हाँ, प्राइवेसी। न्यूक्लियर परिवार जो वैसे ही छोटे होते हैं अब अपने भीतर और भी ज्यादा न्यूक्लियर होते जा रहे हैं। माइक्रो न्यूक्लियर कह सकते हैं। बिल्कुल। लेख में एक बहुत ही रोचक लेकिन चिंताजनक बात कही गई है कि आज 3-4 लोगों के परिवार में भी हर सदस्य का अपना अलग कमरा होता है। हाँ, और छोटे बच्चों को भी शुरुआत से ही अलग कमरा दे दिया जाता है, जिस पर माता पिता बहुत गर्व भी महसूस करते हैं कि हमने बच्चे को इंडिपेंडेंट बना दिया। बिल्कुल। और तो और लेख थोड़ा व्यंग्यात्मक रूप से ये भी कहता है कि अब तो भगवान का भी एक अलग कमरा बना दिया गया है। ये एक बहुत ही सशक्त रूपक है। मतलब जब हम भगवान को भी एक अलग कमरे या सिर्फ पूजा घर तक सीमित कर देते हैं ना, तो इसका मनोवैज्ञानिक अर्थ ये होता है कि हमने उन उच्च आदर्शों और मूल्यों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से अलग कर दिया है। अरे वाह, ये तो बहुत ही गहरा पॉइंट है। मतलब भगवान सिर्फ उस कमरे तक सीमित है, बाहर हमारा ईगो चलेगा। बिल्कुल यही बात है। अगर मैं इसे आज की भाषा में कहूँ तो आज के घर एक घर की तरह कम और एक कोवर्किंग स्पेस की तरह ज्यादा काम करते हैं। हाँ, कोवर्किंग स्पेस, ये तुलना बहुत सटीक है ना? मतलब जैसे किसी कोवर्किंग स्पेस में लोग बस एक छत, एक वाईफाई कनेक्शन, एक कॉफी मशीन और शायद एक फ्रिज साझा करते हैं। हाँ, पर उनका अपना पर्सनल और प्रोफेशनल काम बिल्कुल अलग होता है। बिल्कुल अलग। वे एक दूसरे के काम में बिल्कुल दखल नहीं देते। घरों में भी आज हर सदस्य का अपना अलग टाइम टेबल बन गया है। खाने का समय अलग, सोने का समय अलग। हाँ, और लेख ये भी पॉइंट आउट करता है कि आज परिवार के ही किसी सदस्य के कमरे में बिना दरवाजा खटखटाए जाना बुरे संस्कार या बैड मैनर्स माना जाता है। ये तो एक नया नॉर्मल बन गया है। कोई किसी के लिए थोड़ा सा भी समझौता या एडजस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। लेख एक पुरानी कहावत याद दिलाता है कि त्याग से ही भाग्य बनता है। लेकिन आज के समय में त्याग शब्द को ही लगभग एक कमजोरी मान लिया गया है। बिल्कुल। तो यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है, मतलब क्या आधुनिक समाज में जिसे हम इतने गर्व से प्राइवेसी या पर्सनल स्पेस कहते हैं, क्या वो असल में हमारे बढ़ते अहंकार का ही एक नया और फैंसी नाम है? अगर हम लेख के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस सवाल को देखें
तो स्रोत ठीक इसी सूक्ष्म अहंकार की ओर इशारा कर रहा है। अच्छा। देखिए, प्राइवेसी अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं है। हर इंसान को सोचने और खुद को रिलैक्स करने के लिए एकांत चाहिए होता है। हाँ, मी टाइम तो सबको चाहिए। बिल्कुल। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब ये स्पेस की मांग एक दूसरे के प्रति संवेदनाओं को खत्म करने लगे। जब दीवारें बहुत पक्की हो जाएं। सही कहा। जब ये आपसी प्यार, सम्मान और एक दूसरे की जरूरतों को समझने की इच्छा को ही खा जाए, तब ये प्राइवेसी नहीं बचती। तब ये अहंकार की एक अदृश्य दीवार बन जाती है। मतलब इंसान पूरी तरह से कट जाता है। हाँ, लेख एकदम स्पष्ट करता है कि इस अपनी अपनी स्पेस वाले एक्सट्रीम विचार के कारण हर व्यक्ति के अहंकार को असीमित बढ़ावा मिल रहा है। लोगों को लगने लगा है कि वे फाइनेंशियली और इमोशनली एकदम आत्मनिर्भर हैं। उन्हें किसी की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल। और मनोवैज्ञानिक रूप से ये वो बिंदु है जहां से एक परिवार सच में बिखरना शुरू होता है। जब समझौते की भावना शून्य हो जाती है, जिसे लेख त्याग कहता है, तो वो आपका शानदार कोवर्किंग स्पेस भी ना एक समय के बाद एकदम दमघोटू लगने लगता है। ये बहुत ही तार्किक लगता है। मतलब जब घर का हर सदस्य खुद को एक पूरा स्वतंत्र आइलैंड मानने लगता है, तो उन आइलैंड्स के बीच कोई पुल बनाने का विचार ही बेमानी हो जाता है। सही बात है। कोई पुल क्यों बनाएगा जब उसे लगता है कि उसे दूसरे किनारे की जरूरत ही नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये बदलाव आखिर आया कैसे। मतलब हम एक साथ रहने वाले समाज से इन अलग अलग आइलैंड्स तक कैसे पहुंच गए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगर हम स्रोत सामग्री के दूसरे हिस्से की ओर बढ़ें, तो ये अतीत और वर्तमान की बहुत ही स्पष्ट तुलना करता है। लेख बताता है कि पहले के घरों में बुजुर्गों की उपस्थिति एक सशक्त आधार होती थी, एक बहुत ही मजबूत नींव की तरह, जो पूरे घर के ढांचे को साधे रखती थी। हाँ, उनकी छत्र छाया में घर के सभी सदस्यों को एक मनोवैज्ञानिक सुरक्षा महसूस होती थी। स्रोत में एक बहुत ही मार्मिक बात कही गई है। क्या? कि किसी मानसिक आपदा या भारी संकट के समय बड़ों का पीठ पर पड़ने वाला हाथ या उनकी एक छोटी सी थपकी बहुत ही सुकून देती थी। बिल्कुल, वो एक स्पर्श ही काफी होता था। हाँ, वो बिना कुछ कहे ही मन को फिर से उमंग से भर देता था। घर की छोटी बड़ी समस्याएं सब मिलकर बड़ों के अनुभव से सुलझा लेते थे, जिससे परिवार का किला मजबूत रहता था। लेकिन आज की वास्तुकला में, या यूं कहूं कि हमारी मानसिक वास्तुकला में, वो नींव कहीं गायब हो गई है। लेख कहता है कि आज हमारे व्यवहार में काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष और ईर्ष्या जैसे विकारों का पूरा वर्चस्व हो गया है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि लेख इन विकारों को केवल एक मॉरल या नैतिक पतन के रूप में नहीं देखता। तो फिर किस रूप में देखता है? ये इन्हें हमारी मनोवैज्ञानिक शक्तियों के क्षरण या कम होने के रूप में परिभाषित करता है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। अच्छा, शक्तियों का कम होना। हाँ, लेख में 3 विशिष्ट शक्तियों का जिक्र है: सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति और समाने की शक्ति। जब ये मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियां अंदर से कम हो जाती हैं, तो किसी भी रिश्ते को निभाना लगभग असंभव हो जाता है। मतलब टॉलरेंस ही खत्म हो गई है। बिल्कुल। उदाहरण के लिए, जब सामना करने की शक्ति कम होती है, तो परिवार मिलकर किसी बाहरी चुनौती या किसी आर्थिक संकट से लड़ नहीं पाता। वे उल्टे एक दूसरे पर ही दोष मढ़ने लगते हैं। एकदम सही। और इसमें जो तीसरी शक्ति बताई गई है, समाने की शक्ति, ये शब्द अपने आप में बहुत व्यापक लगता है। बहुत गहरा शब्द है। मतलब जैसे एक समुद्र होता है ना, जो हर तरह की नदियां, तूफानों और यहाँ तक कि कचरे को भी अपने अंदर समा लेता है। हाँ, फिर भी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। बिल्कुल। लेकिन आज ऐसा लगता है जैसे हमारे अंदर एक छोटी सी बात, किसी की एक हल्की सी टिप्पणी या किसी के अलग विचार को भी समाने भी जगह नहीं बची है। हम तुरंत रिएक्ट करते हैं, एकदम ट्रिगर हो जाते हैं। हाँ, एकदम से भड़क जाते हैं। और मुझे इस लेख की एक बात बहुत निष्पक्ष लगी। ये केवल आज की युवा पीढ़ी को इस पूरी स्थिति के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराता। बिल्कुल, ये कोई एक तरफा आरोप पत्र नहीं है। अक्सर ऐसी चर्चाओं में होता है ना कि सब कुछ युवाओं पे डाल दिया जाता है। हाँ, कि आजकल के बच्चे तो सुनते ही नहीं है। लेकिन लेख स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है कि युवाओं को बड़ों की बेवजह की दखलंदाजी पसंद नहीं है। ये एक मॉडर्न रियलिटी है। लेकिन साथ ही ये बहुत बेबाकी से बताता है कि बुजुर्गों की बीमारियां और उनके जिद्दी संस्कार भी परिवार टूटने का एक बहुत बड़ा कारण बनते हैं। ये बहुत बड़ी बात है जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। युवा सोचने लगते हैं कि यार, इनकी रोज रोज की रोक टोक और बीमारियों को कौन बर्दाश्त करेगा, हम अलग ही क्यों ना हो जाएं। तो अगर इसे गहराई से देखा जाए तो ये कोई पीढ़ीगत लड़ाई या जेनरेशनल वॉर नहीं है। हाँ, जहाँ एक पूरी तरह सही है और दूसरा पूरी तरह गलत। बिल्कुल नहीं।
ये असल में दोनों तरफ से आपसी विश्वास का टूटना है और समग्र रूप से मनोवैज्ञानिक शक्तियों का पतन है। ये विश्लेषण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। इसे हम एक सिस्टमिक ब्रेकडाउन या प्रणालीगत विफलता कह सकते हैं। मतलब पूरा सिस्टम ही फेल हो रहा है। हाँ, जब फाउंडेशन यानी जो नींव है यानी बुजुर्ग वे अपने जिद्दी संस्कारों के कारण दरकने लगे और समय के साथ बदलना न चाहें, और दूसरी ओर जो इमारत है यानी युवा पीढ़ी वो अपनी सहन शक्ति और समाने की शक्ति पूरी तरह खो दे, तो ऐसे में ढांचा तो गिरेगा ही ना। बिल्कुल गिरेगा। लेख बहुत ही यथार्थवादी तरीके से ये भी बताता है कि इन सभी वजहों से अलग होने का जो फैसला है वो शुरुआत में बहुत ही सहज और मुक्तिदायक लगता है। हाँ, लोगों को लगता है कि बस अलग हो गए तो सारी शांति मिल जाएगी। लेकिन भविष्य में यही अलगाव अनगिनत नई मनोवैज्ञानिक समस्याओं को जन्म देता है। जो अकेलेपन का डिप्रेशन है वो उसी का एक हिस्सा है। तो अब हम इस चर्चा के एक ऐसे मुकाम पर आ गए हैं जहां बीमारी का डायग्नोसिस एकदम साफ है। फाउंडेशन टूट चुका है, सहन शक्ति 0 हो चुकी है और साथ रहना व्यवहारिक रूप से बहुत मुश्किल हो गया है। तो ऐसे में समाधान क्या है? यहाँ से ये स्रोत सच में एक बहुत ही दिलचस्प और मतलब अप्रत्याशित दिशा में मुड़ जाता है, क्योंकि लेख ये नहीं कहता कि आप वापस अतीत में लौट जाएं या सबको जबरदस्ती एक कमरे में बिठाकर कोई ग्रुप थेरेपी शुरू कर दें। हाँ, बिल्कुल नहीं। लेख एक बहुत ही यूनिवर्सल और स्पष्ट निवारण देता है। वो कहता है जो जहां है वहीं रहें, बस अपने परिवार में बड़े से बड़े पिता अर्थात भगवान को शामिल करें। ये बहुत ही शक्तिशाली प्रस्ताव है। लेख जोर देकर कहता है कि चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, अमीर हो या गरीब हो, गांव का हो या शहर का, बस उस एक सर्वोच्च सत्ता का हाथ अपने सिर पर महसूस करे, उन्हें घर का परम शिक्षक और मुखिया स्वीकार करें। और इसके पीछे लेख का तर्क ये है कि चूंकि घर के भौतिक बड़े बुजुर्ग अब वो सम्मान खो चुके हैं या वो आधार नहीं बन पा रहे हैं, इसलिए अब केवल वही एक अदृश्य सर्वोच्च सत्ता है जो सभी को एक समान धागे में बांधने में सक्षम है, क्योंकि उससे परिवार के सभी सदस्यों का संबंध एक जैसा है। हाँ, इस विचार को थोड़ा और आसानी से समझने के लिए अगर मैं वापस अपनी उसी कोवर्किंग स्पेस या कॉर्पोरेट एनालॉजी पर लौटूं। हाँ, वो सीईओ वाली एनालॉजी। बिल्कुल। हाँ, ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई बहुत बड़ी कंपनी लगातार घाटे में चल रही हो और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिन्हें हम यहाँ परिवार के सदस्य मान सकते हैं, वो आपस में बुरी तरह लड़ रहे हों। किसी को एक दूसरे की नीयत पर भरोसा ना हो और हर कोई बस अपनी कुर्सी बचाने में लगा हो। तो ऐसे संकट के समय में क्या होता है? बाहर से किसी को लाया जाता है। एकदम सही। अक्सर बोर्ड बाहर से एक ऐसे सर्वोच्च मध्यस्थ या एक निष्पक्ष सीईओ को नियुक्त करता है जिसका उस कंपनी की पुरानी राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता। जिसका कोई अपना छिपा हुआ स्वार्थ ना हो। हाँ, कोई हिडन एजेंडा ना हो। और क्योंकि उसका कोई स्वार्थ नहीं है, इसलिए हर डायरेक्टर उसकी बात मानने और उसके विजन पर चलने को तैयार हो जाता है। बहुत खूब। इस लेख में भगवान को उसी निष्पक्ष परम सीईओ के रूप में पेश किया गया है जिसकी बात सब आसानी से मान सकें। ये एनालॉजी इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एकदम सटीक बैठती है। एक ऐसी सत्ता जो किसी भी मानवीय कमजोरी, विकार या पक्षपात से पूरी तरह परे है, जिसमें कोई क्रोध या लोभ नहीं है, नहीं किसी एक बच्चे के प्रति कोई मोह है। लेख के अनुसार जब परिवार के सभी सदस्य उस एक सर्वोच्च सत्ता को घर का असली मुखिया मान लेते हैं तो उन सभी का एक दूसरे के प्रति नजरिया बदलने लगता है, जिसे लेख में शायद वृत्ति और दृष्टि कहा गया है। बिल्कुल। वे एक दूसरे को फिर कॉम्पिटिटर के रूप में नहीं देखते, वे एक दूसरे को उस एक ही सत्ता के हिस्से के रूप में देखने लगते हैं। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा रुकना चाहूंगा। मतलब एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल दिमाग में आ रहा है। जी, पूछिए। थ्योरी के स्तर पर एक निष्पक्ष सीईओ वाली बात सुनने में बहुत अच्छी और लॉजिकल लगती है, लेकिन अगर हम असल जिंदगी की बात करें, जहां परिवार के लोग हफ्तों से आपस में बात ही नहीं कर रहे हैं, दरवाजे बंद हैं, हाँ, संवाद पूरी तरह से टूट चुका है, वहां एक अदृश्य सत्ता को घर का मुखिया व्यवहारिक रूप से कैसे बनाया जा सकता है? ये सवाल बहुत लाजमी है। मेरा मतलब है, जब डाइनिंग टेबल पर इस बात को लेकर तीखी बहस हो रही हो कि इस महीने का बिजली का बिल कौन भरेगा, या लिविंग रूम में टीवी के रिमोट को लेकर झगड़ा हो रहा। हाँ, तो एक अदृश्य सीईओ आकर वो मामला कैसे सुलझाएगा? मतलब ये चीज जमीनी स्तर पर एक आम आदमी के घर में काम कैसे करेगी? ये संशय बिल्कुल स्वाभाविक है और ये स्रोत सामग्री
इस व्यावहारिक कठिनाई को बहुत भली भांति समझती है। अच्छा। इसीलिए लेख केवल ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ लेता कि भगवान को मान लो और सब अपने आप ठीक हो जाएगा। तो फिर वो क्या कहता है? वो उस परमात्मा के स्वरूप को और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण खुद हमारे अपने स्वरूप की वास्तुकला को विस्तार से समझाता है। अगर हम इसे गहराई से समझें तो ये समाधान बाहर से किसी अदृश्य व्यक्ति की आकर झगड़ा सुलझाने के बारे में है ही नहीं। तो फिर ये क्या है? ये पूरी तरह से एक आंतरिक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। मतलब बदलाव अंदर से आना है। तो स्रोत के अनुसार ये परिवर्तन शुरू कहाँ से होता है? मतलब ये भगवान है कौन और हम इस व्यस्त जीवन में उनसे जुड़े कैसे? इस पूरी प्रक्रिया का जो मैकेनिज्म है वो स्वयं की पहचान को बदलने में छिपा है। लेख एक बहुत ही मजबूत और मूलभूत नियम स्थापित करता है। कौन सा नियम? कि खुद को जानोगे तो खुदा को भी जान जाओगे। खुद को जानना, क्या इसका मतलब अपनी पसंद नापसंद, अपनी कमजोरियों या अपनी मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल को जानना है? लाइक पर्सनालिटी टेस्ट जैसा कुछ? नहीं, यहाँ बात भौतिक या मनोवैज्ञानिक पहचान की बिल्कुल नहीं हो रही है। तो फिर? यहाँ बात विशुद्ध आध्यात्मिक पहचान की है। स्रोत कहता है कि सबसे पहले स्वयं को इस भौतिक शरीर से अलग एक निराकार ज्योति बिंदु आत्मा समझना आवश्यक है। एक ज्योति बिंदु आत्मा? हाँ, इसे ऐसे समझिए कि जब तक एक इंसान खुद को अपनी भौतिक या सामाजिक पहचान से जोड़कर देखता है ना, जैसे कि मैं घर का सबसे बड़ा बेटा हूँ, या मैं एक सफल मैनेजर हूँ, या मैं उम्र में तुमसे इतना बड़ा हूँ। हाँ, जो हमारे रोज के लेबल्स होते हैं। बिल्कुल। तब तक उसके भीतर उस पद या रिश्ते का अहंकार भरा रहेगा। मैं बड़ा हूँ, मेरी बात सुनी जानी चाहिए। हाँ, और मैं बिल क्यों भरूं? ये शरीर का, पद का और उम्र का अहंकार है। अब समझ आ रहा है। लेकिन जब इंसान इस सोच का अभ्यास करता है कि वो मूल रूप से महज एक चेतन ऊर्जा है, एक आत्मा है, तो वे सारे भौतिक और सामाजिक लेबल अपने आप अर्थहीन हो जाते हैं। अरे वाह! तो मतलब ये उन सारे लेबल्स और ईगो को दरवाजे पर ही छोड़ देने की एक तकनीक है। एकदम सटीक रूप से यही वो जीरो पॉइंट या जड़ है जहाँ से परिवार का पुनर्निर्माण शुरू होता है। जब अहंकार के वो भारी भौतिक लेबल गिरते हैं, तभी इंसान उस परमात्मा से सही मायनों में जुड़ सकता है। तो परमात्मा का स्वरूप क्या बताया गया है? लेख स्पष्ट करता है कि परमात्मा का स्वरूप भी एक निराकार ज्योति बिंदु है। उनका कोई भौतिक शरीर नहीं है, इसलिए उनमें कोई भौतिक अहंकार भी नहीं है। क्या बात है! लेख उनके बारे में कुछ पारलौकिक बातें भी बताता है, जैसे कि वे तारों से पार परम धाम के निवासी हैं। छठे ब्रह्म तत्व के वासी। हाँ, और सृष्टि चक्र में उनके विशिष्ट कर्तव्य हैं, जैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना और विष्णु द्वारा पालना। लेकिन व्यवहारिक स्तर पर इसका क्या मतलब है? व्यावहारिक स्तर पर जो बात सबसे ज्यादा मायने रखती है वो है उनका स्वरूप, जो एकदम शांत और विकार रहित है। तो अब इस पूरी प्रक्रिया को वापस उसी डाइनिंग टेबल वाले झगड़े पर लेकर आते हैं। चलिए। इस आत्मा वाले कंसेप्ट का असल जिंदगी के झगड़ों में क्या इस्तेमाल है? मतलब जब टीवी के रिमोट पर झगड़ा हो रहा हो, तो क्या मुझे बैठकर ये सोचना है कि मैं एक आत्मा हूँ और सामने वाला भी एक आत्मा है? क्या इससे झगड़ा शांत हो जाएगा? क्योंकि मतलब ये थोड़ा अमूर्त या एब्स्ट्रैक्ट लगता है सुनने में। ये समझना जरूरी है कि ये कोई रातों रात होने वाला जादू की छड़ी का कमाल नहीं है। इसके पीछे गहरा मनोविज्ञान काम कर रहा है। अच्छा। जिसे लेख सहज राजयोग कहता है। लेख में एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली सिद्धांत दिया गया है, जैसा बाप वैसे बच्चे। मतलब एक तरह की मानसिक मिररिंग। बिल्कुल, एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से खुद को एक आत्मा समझकर उस परमात्मा पर ध्यान केंद्रित करता है, जो कि अपार शांति और प्यार का स्रोत है। हाँ, तो मनोवैज्ञानिक स्तर पर वो इंसान असल में उन गुणों को अपने अंदर अवशोषित या एब्जॉर्ब कर रहा होता है। आप जिस चीज पर फोकस करते हैं, आप वैसे ही बनने लगते हैं। एकदम सही। जब आप उस शांति के स्रोत से गहराई से जुड़ते हैं, तो वो समाने की शक्ति जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी, हाँ, अकोमोडेट करने की पावर, वो आपके भीतर फिर से जागृत होने लगती है। आपके जो संस्कार हैं या गहरे व्यवहारिक पैटर्न हैं, वो अंदर से परिवर्तित होने लगते हैं। मैं समझ रहा हूँ। तो इसका मतलब यह है कि समस्या को उस स्तर पर सुलझाने की कोशिश ही मत करो जहाँ वो पैदा हुई है, यानी अहंकार के स्तर पर। हाँ, बल्कि अपनी चेतना के स्तर को ही ऊपर उठा लो।
बिल्कुल सही पकड़े हैं। तो जब रिमोट या बिल को लेकर कोई तनाव पैदा होता है, तो चूंकि आप आंतरिक शांति के उस बड़े स्रोत से जुड़े हुए हैं, तो आप उस बहस में एक अहंकारी भाई या नाराज पिता के रूप में रिएक्ट नहीं करते। आप बस शांत रहते हैं। आपकी आंतरिक शांति इतनी बढ़ चुकी होती है कि आप सामने वाले के क्रोध या चिड़चिड़ेपन को आसानी से संभाल लेते हैं। और आपका वो बदला हुआ शांत व्यवहार सामने वाले के गुस्से को भी धीरे धीरे ठंडा कर देता है। एकदम। यहाँ कोई अदृश्य सीईओ आकर बीच बचाव नहीं करता, बल्कि उस सीईओ के जो गुण हैं वो आपके जरिए काम करते हैं। अरे वाह। बाहरी झगड़े इसलिए शांत हो जाते हैं क्योंकि असल में आपके भीतर का जो युद्ध था वो समाप्त हो चुका है। ये सच में एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। मतलब जब मैं खुद को एक आत्मिक ऊर्जा मानूंगा और सामने वाले परिवार के सदस्य को भी महज एक आत्मा के रूप में देखूंगा, भले वो आपका जिद्दी बच्चा हो या आपके जिद्दी माता पिता हो। हाँ, तो मेरा उनके प्रति नजरिया पूरी तरह से बदल जाएगा। वे मुझे अपनी बात मनवाने वाले कोई प्रतिद्वंद्वी या दुश्मन नहीं लगेंगे, बल्कि एक ही सफर के साथी लगेंगे। हम सब उस एक ही परमपिता के बच्चे हो गए। फिर ना तो कोई जनरेशन गैप रहता है, ना ही ईगो का कोई टकराव। लेख के अनुसार परिवार में बड़ों की जो पुरानी जगह खाली हो गई थी, जो फाउंडेशन हुआ करते थे, वहाँ भगवान को स्थापित करना बहुत सहज हो जाता है। फिर जब भी घर में कोई समस्या आती है, कोई बड़ा संकट आता है, तो परिवार के लोग आपस में उलझते नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। वे उस ईश्वरीय ज्ञान और शांति के आधार पर मिलकर समाधान निकालते हैं। जिंदगी से फालतू का बोझ एकदम कम हो जाता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ समेटें, तो हमने देखा कि कैसे आज का आधुनिक घर हर तरह की सुविधाओं से भरा होने के बावजूद महज एक को-वर्किंग स्पेस बनकर रह गया है, जहाँ प्राइवेसी के नाम पर एक सूक्ष्म अहंकार और अलगाववाद पनप रहा है। और पुराने जमाने के बुजुर्ग जो अपने अनुभव और प्यार से घर का फाउंडेशन हुआ करते थे, अब वो उसके आप को भर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि दोनों पीढ़ियों की सहनशक्ति जवाब दे चुकी है। बिल्कुल। और इसका जो समाधान इस स्रोत ने दिया है, वो ये नहीं है कि हम फिर से जबरन एक दूसरे की स्पेस में दखल अंदाजी शुरू कर दें। समाधान ये है कि हम अपनी पहचान का मूल ही बदल लें। भौतिक शरीर, पद और उम्र के सारे अहंकार को छोड़कर खुद को एक चैतन्य आत्मा समझें और शांति के उस सर्वोच्च स्रोत से जुड़ें। और अंत में एक बहुत अहम सवाल ये भी उठता है कि ये पूरी जानकारी हमारे लिए क्यों मायने रखती है। इसका रेलेवेंस क्या है? इसलिए क्योंकि दिन के अंत में चाहे हम कितने भी आधुनिक हो जाएं, कितने भी सफल या स्वतंत्र क्यों ना हो जाएं, हर इंसान अपने जीवन और अपने घर में सिर्फ और सिर्फ सुकून चाहता है। बिल्कुल। कोई भी रोज की कला के साथ जीना नहीं चाहता। सही बात है। ये स्रोत सामग्री हमें ये विश्वास दिलाती है कि समस्या किसी दूसरे व्यक्ति या नई पीढ़ी में नहीं है। समस्या हमारे अपने मिथ्या अहंकार में है। और इस अहंकार को त्यागने से आधी से ज्यादा समस्याएं तो पैदा ही नहीं होंगी। जैसा कि लेख के अंत में बहुत ही खूबसूरती से कहा गया है कि ऐसा करने से हम स्वयं से प्यार करने लग पड़ेंगे और जीवन बहुत हल्का लगने लगेगा। और यही वो बिंदु है जहां से लेख का शीर्षक वन वर्ल्ड वन फैमिली या विश्व एक परिवार असल में सच हो सकता है। जब बदलाव खुद से शुरू होकर परिवार तक और फिर अंततः दुनिया तक पहुंचे। बिल्कुल। लेकिन आज की इस विस्तृत चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं यहाँ एक बहुत ही विचारणीय बिंदु छोड़ना चाहता हूँ। जी। इस स्रोत के विश्लेषण ने मुझे एक बहुत ही अलग और व्यापक दिशा में सोचने पर मजबूर कर दिया है। हम अक्सर रोज न्यूज चैनल्स पर देखते हैं कि देशों के बीच बड़े बड़े युद्ध हो रहे हैं, सीमाओं पर भारी तनाव रहता है। हाँ, कूटनीतिक मंचों पर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। हम अपने सोफे पर बैठ के सोचते हैं कि यार ये तो बहुत बड़ी वैश्विक समस्याएं हैं जिन्हें केवल बड़े बड़े नेता ही सुलझा सकते हैं। लेकिन आज के इस आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक नजरिए को समझने के बाद सोचने वाली बात ये है कि क्या विश्व स्तर पर हो रहे ये बड़े बड़े युद्ध और संघर्ष असल में हमारे अपने घरों के लिविंग रूम और डाइनिंग टेबल पर चल रहे उसी अहंकार के टकराव का ही एक विशाल रूप नहीं है? ये बहुत ही गहरा सवाल है, एक मैक्रो वर्जन। हाँ, क्या ये संभव है कि विश्व शांति का रास्ता वॉशिंगटन, मॉस्को या संयुक्त राष्ट्र के बड़े बड़े मीटिंग हॉल से होकर नहीं गुजरता, बल्कि वो रास्ता हमारे अपने घर की डाइनिंग टेबल से होके गुजरता है? बिल्कुल, हमारे अपने लिविंग रूम में उस समाने की शक्ति का अभ्यास करने से होकर गुजरता है। अगर हम अपने ही 4 कमरों के घर को एक प्यार भरा परिवार नहीं बना सकते, तो पूरी दुनिया को एक परिवार बनाने की बात कितनी खोखली और किताबी लगती है ना? एकदम सच कहा। तो अगली बार जब आप अपने ही घर में
अपने ही परिवार के किसी सदस्य के कमरे के दरवाजे पर नॉक करें तो बस एक पल के लिए रुककर ये जरूर सोचिएगा कि क्या सोच रहे हैं आप? कि आप उस बंद दरवाजे के पीछे अपनी प्राइवेसी को सुरक्षित कर रहे हैं या हमेशा के लिए एक ऐसी दीवार खड़ी कर रहे हैं जिसे बाद में कोई एनालॉजी या कोई चर्चा कभी नहीं गिरा पाएगी। बहुत ही शक्तिशाली विचार। आज के हमारे इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार एक नए स्रोत और एक नए गहरे विषय के साथ।